नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी दोस्त एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे उन कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम हैं नवीन जी, अमित जी, प्रतीक जी, रूबी जी, कोमल जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी। उसके अलावा और जो भी दोस्त हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके प्यार और सपोर्ट से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सब हैं तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं। आप सब ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा बनाए रखिए। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई सच्चा एक्सपीरियंस है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, तो उस पर मैं भरोसा करूँगी और अपने बाकी के दोस्तों के साथ, अपने इस छोटा सा परिवार डर का घर के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है दिग्विजय और राजेश की। ये दोनों एक ऐसे लड़के थे जो कि बहुत ही अच्छे, समझदार और पढ़ने वाले बच्चे थे, लेकिन कुछ गलत दोस्तों की संगत में पड़कर इनकी जिंदगी एक अलग रास्ते पर चल पड़ी। इन सबको एक ऐसी चीज की आदत लगी जिसके वजह से इन्होंने आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत बुरा भुगता। इन सबको आदत लगी थी स्मोकिंग की, सिगरेट पीने की। ऐसा कोई भी नशा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, लेकिन मैं इस स्वास्थ्य के हानिकारक होने की बात नहीं कर रही। इस कहानी में ये किसी और तरीके से भी बहुत हानिकारक है। कैसे, ये आपको आगे कहानी में पता चलेगा। दिग्विजय और राजेश, ये दोनों अब काफ़ी लंबे समय से हॉस्टल में ही रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। वहीं पर इन्हें कुछ ऐसे दोस्त मिले जिनकी संगत में आकर इनको ऐसी आदतें लगी। अब इनका एक नया दोस्त बना था जिसका नाम था सुमन। सुमन एक ऐसा लड़का था जो कि एक बहुत अच्छे परिवार से आता था। उसके परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं, किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं। सुमन अपने घर का इकलौता लड़का था जो कि इतना ज़्यादा आगे तक पढ़ लिख रहा था। वो अपने गांव का गौरव था और इसी वजह से सुमन अब, जबकि वो दिग्विजय और राजेश का भी दोस्त बन चुका था, और कुछ ही दिनों में इन तीनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी जिसके वजह से अब ये तीनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहने का सोचते थे, मतलब आगे भी कहीं। अब बारी थी छुट्टियों की। छुट्टियों में दिग्विजय और राजेश, ये दोनों गांव या घर नहीं जाना चाहते थे। सुमन के कहने पर ये लोग उसके गांव गए। सुमन ने वहां जाने से पहले ही साफ साफ बताया था कि उसका गांव हॉन्टेड है और उसके गांव में कभी भी शाम होने के बाद, मतलब सूरज ढलने के बाद, गांव में निकलना, घूमना फिरना सख्त मना है। दिग्विजय और राजेश को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी और वो सब निकल पड़े सुमन के गांव के लिए। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें वो गांव, वहां का माहौल, सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन उनके लिए वहाँ सिर्फ एक ही परेशानी थी। गांव में जैसा कि हम जानते हैं कि हर दूसरा आदमी हर अगले आदमी को जानता ही जानता है, और वैसे भी सुमन का परिवार वहाँ का जाना माना परिवार था। अब दिग्विजय और राजेश को तलब लगी थी सिगरेट पीने की।
वो हर जगह जहाँ पर भी एकांत सोच कर जाते, वहाँ उन्हें कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता जिसके वजह से वो वहाँ स्मोक नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा अब तलब में आकर चिड़चिड़े भी हो रहे थे। वो जिस जगह भी जाते, तालाब के किनारे वहाँ कोई होता, नदी के किनारे वहाँ कोई होता, घर के वॉशरूम में वहाँ कोई होता, क्योंकि वॉशरूम जैसा हम सब जानते हैं गांव में ज़्यादातर घर के बाहर के हिस्से में बनाया जाता है। लेकिन घर के बाहर में बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो एरिया बिल्कुल खाली ही रहता है और सिगरेट पीने पर धुआं भी बाहर निकलेगा, जिसके वजह से अब लगभग 2 दिन हो चुके थे। आज शाम में दिग्विजय और राजेश इस उम्मीद में घूम रहे थे कि शायद कोई जगह उन्हें ऐसी मिल जाए जहां पर वो अपना ये कार्यक्रम कर सकें। लेकिन काफी घूमने के बाद भी उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली और आखिरकार वो दोनों तंग होकर वापस घर में आ चुके थे। अगले दिन जब उनकी नींद खुली तो गांव में काफी हो हल्ला मचा हुआ था। उस शोरगुल से वो दोनों भी बाहर आकर बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगे कि आखिरकार गांव में चल क्या रहा है। वहां एक ऐसे लड़के की लाश पड़ी थी जो कि काफी कम उम्र का था और वो लाश गांव से ज्यादा दूर थी भी नहीं। उसके घर से मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर उसकी लाश पड़ी थी। शरीर के अजीब भयानक तरीके से चीथड़े उड़ाए गए थे। उसके अंगों को इधर उधर इस तरीके से फेंका गया था मानो किसी ने गुस्से में शरीर का एक एक अंग नोच नोच कर अलग कर दिया हो। ये देखकर वहां कोई भी दुखी या आश्चर्यचकित नहीं था। लोग दुख में तो थे, लेकिन ज्यादातर लोग यही बोल रहे थे, बात नहीं मानेंगे ये बच्चे तो और क्या होगा। हमने इतनी बार समझाया है, चाहे जो भी हो जाए घर के बाहर निकलना मत, लेकिन बच्चों को तो जैसे हमारी बातें समझ में ही नहीं आती हैं। और भी काफी कुछ। ये बात सुनकर उन दोनों ने तुरंत ही सुमन से जानने की कोशिश की कि ये लाश किसकी है और क्यों है। इस पर सुमन ने सिर्फ एक लाइन में जवाब देकर खत्म कर दिया, ये हमारे ही गांव के एक लड़के की लाश है और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, हमारा गांव हॉन्टेड है, तो यहाँ पर अगर तुम रात होने के बाद निकले तो तुम्हारी मौत निश्चित है। इस पर सुमन ने एक लाइन और बोली, यहाँ जो भी बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर तक ही तुम सुरक्षित हो, उसके बाहर निकलने के बाद तुम्हारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं लेता। और इतना कहकर सुमन अपने बाकी के कामों में चला गया। आज का भी पूरा दिन दिग्विजय और राजेश का वैसा ही बीता। वो दोनों हर जगह अपने इस काम के लिए जगह ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके थे। आज लगभग शाम हो चुकी थी। दिग्विजय और राजेश दोनों बाउंड्री के अंदर ही थे। तभी उन्हें अचानक से बीड़ी की स्मेल आने लगी। उन्हें लगा ऐसा कौन है जो कि यहाँ पर खड़ा होकर बीड़ी या सिगरेट पी रहा है। वो देखने को गए तो उनसे थोड़ी दूरी पर एक पेड़ की आड़ में एक इंसान छुपा हुआ था और वो बीड़ी के कश बड़े मज़े से लगा रहा था। ये देखकर उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अब तो अंधेरा हो चुका है, तो ये आदमी अपने घर से बाहर क्यों है। इस पर दिग्विजय ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, सारे के सारे नियम सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही हैं। इन बड़े आदमियों को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता, और ये लोग कैसे घर से बाहर निकल कर जो मर्जी वो कर रहे हैं और हम नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी होता है। और अब तो तलब ऐसी हो चुकी है कि कोई भी जगह मिल जाए बस मैं वहाँ 2-4 फूंक ले लूँ, बस मेरा तो काम बन जाएगा। ऐसे ही दोनों अपने अपने दुख के बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। तब तक अंदर से सुमन ने आवाज़ दी और ये दोनों अंदर खाना खाने के लिए चले गए। अब उसके बारे में जो वो सुमन से पूछना चाहते थे वो पूछना रह ही गया। रात बीत चुकी थी।
और उसके बाद सब अगले दिन सुबह वैसा ही नॉर्मल था जैसा होता है। ऐसी नॉर्मल दिन में उन दोनों के दिमाग में से वो बात पूरी तरह से निकल गई कि उन्हें उस आदमी के बारे में सुमन से पूछना था। और आज रात फिर से हुई। रात में दोनों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक उसी बाउंड्री के बाहर बिना निकले वो बाउंड्री के अंदर अंदर ही टहल रहे थे। टहलते टहलते वो इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे सारे लोग जाकर सोएं और हमें मौका मिले तो हम अपना काम कर लें। लेकिन गांव में भी वहाँ पर शायद लोग जल्दी नहीं सोते थे, जिसकी वजह से लगभग 10 साढ़े 10 हो चुके थे। अब दिग्विजय और राजेश दोनों थक हार कर अपने कमरे में ये सोचकर चले गए कि वो थोड़ा और रात होने पर बाहर निकलेंगे और अगर कोई नहीं होगा तो वो यहाँ बाउंड्री के उस तरफ ही जाकर छुपकर अपना सिगरेट पी लेंगे। और ऐसा ही किया उन दोनों ने। वो दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही उन्हें ऐसा फील हुआ कि अब सारे लोग सो चुके होंगे, वैसे वो दोनों उठे और उठकर वहाँ से बाहर निकले। सच में सारे लोग सो चुके थे। अब उन्हें सिगरेट जलानी थी, लेकिन वो उस बाउंड्री के अंदर रहकर इसलिए नहीं जलाना चाहते थे क्योंकि स्मेल अगर किसी तरह भी घर के अंदर तक पहुंच गई तो सब लोग उन्हें पकड़ लेंगे। अब उन्होंने ये तय किया कि वो उस बाहर बनी हुई बाउंड्री को क्रॉस करके जस्ट उसके पीछे छुपकर बैठेंगे और वहां पर वो स्मोक करेंगे। दोनों ने ऐसा सोचकर वो बाउंड्री के पास पहुंच गए। बाउंड्री के पास पहुंचकर राजेश थोड़ा डरता था, जिसके वजह से उसने दिग्विजय को 1-2 बार मना भी किया कि हमें बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें कितनी बार सुमन ने समझाया है कि उनका ये गांव हॉन्टेड है। तब इस पर दिग्विजय ने चिढ़ते हुए कहा, अबे कल देखा था ना वो आदमी वहां पर खड़ा होकर कितने आराम से बीड़ी फूंक रहा था, तो हम लोग क्यों नहीं पी सकते हैं? चलो हम भी वहां जाएंगे और जाकर वहां पर हम अपना एक एक कश मारेंगे और वापस आ जाएंगे। राजेश जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन दिग्विजय के काफी बोलने पर दोनों ने बाउंड्री पार की और राजेश वहीं बाउंड्री से लगकर ही खड़ा था। तब तक उन दोनों को याद आया कि उनके पास माचिस या लाइटर कुछ है ही नहीं, तो अब वो सिगरेट जलाएं तो जलाएं कैसे? इतनी देर में तुरंत ही दिग्विजय को वहां वापस से वो आदमी दिखा जो कल मतलब पिछली रात वहां खड़ा होकर बीड़ी के कश लगा रहा था। दिग्विजय ने राजेश को वहीं रुकने के लिए कहा और वो उस आदमी से माचिस या लाइटर कुछ लेने के लिए आगे बढ़ गया। वहां पहुंचकर थोड़ी दूर खड़े होकर ही दिग्विजय ने उस आदमी को आवाज दी, सुनिए चाचा जी, हमें क्या माचिस या लाइटर कुछ मिल सकता है क्या? इस पर उस आदमी ने बिना दिग्विजय की तरफ पलटे हुए ही आवाज देकर कहा, हाँ इधर आकर ले लो। और इतना सुनकर वो अपने कश खींचने लगा। तब तक दिग्विजय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ते बढ़ते दिग्विजय ने अपना हाथ आगे की तरफ फैलाया और इतना करते ही उस आदमी ने जोर से दिग्विजय का हाथ पकड़कर दबोच लिया। तब उस आदमी का चेहरा दिग्विजय ने देखा। वो कोई आम आदमी तो बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें उसके आधे चेहरे तक निकलकर लटकी हुई थीं। एक आंख थी ही नहीं, चेहरे के थोड़े थोड़े मांस के टुकड़े चेहरे से लटके हुए थे। दांत आधा से ज़्यादा बाहर था और वो देखने में इतना भयानक लग रहा था जैसे उसको देखकर ही वहां दिग्विजय को हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन अब जबकि दिग्विजय ये समझ चुका था कि वो फंस चुका है, तभी उसने जोर जोर से राजेश को चिल्लाकर ये कहना शुरू किया कि तू भाग जा,
तू बाउंड्री के अंदर जा। लेकिन राजेश अपने दोस्त को छोड़कर जाने के बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने तुरंत ही कहा, नहीं, मैं आ रहा हूं। और वो आदमी वहां लगातार दिग्विजय के चेहरे पर अपने बड़े बड़े नाखून मार रहा था, ये बोलकर कि अगर तुझे तेरा दोस्त जिंदा चाहिए तो यहाँ आ जा। अब दोनों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि दिग्विजय तो बचने वाला नहीं है। और दिग्विजय अपने दोस्त को लगातार अपनी कस्में दिए जा रहा था कि चाहे जो हो जाए तू इधर मत आना, तू बाउंड्री के अंदर चला जा। राजेश रो रहा था, बिलख रहा था। वो चाहता था वो अपने दोस्त के नज़दीक जाकर उसे किसी तरह बचा ले, लेकिन इतने देर में दिग्विजय की हालत बद से बदतर कर दी थी उस पिशाच ने, भूत ने, प्रेत ने, या आप उसे जो कहना चाहें उसने। ये देखकर राजेश कांपते कांपते जैसे तैसे बाउंड्री के अंदर आया और आकर तुरंत ज़मीन पर गिर गया और वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद अगली सुबह वापस से गांव में शोरगुल मच चुका था। लोगों ने आखिरकार दिग्विजय की भी लाश की वैसी ही बुरी हालत देखी जो कि कुछ दिन पहले मिले लाश की थी। उसके भी शरीर के अंगों को नोच नोच कर इधर उधर बिखेर दिया गया था। शायद शरीर का कुछ हिस्सा खा लिया गया था और बाकी के हिस्से इधर उधर नोच कर फेंक दिए गए थे। यहाँ बाउंड्री के अंदर राजेश बेहोश पड़ा था। सुमन ने तुरंत ही पानी के कुछ छींटे मारकर राजेश को होश में लाया और उससे सवाल जवाब करने लगा कि तुम दोनों मेरे इतने समझाने, इतने मना करने के बावजूद ऐसी गलती कैसे कर दी तुम लोगों ने। तब राजेश ने पिछली रात की सारी बातें बता दी। सुमन भी दिग्विजय को अच्छे से जानता था, इसलिए अब वो भी समझ रहा था कि दिग्विजय अपनी ही जिद में मारा गया। आखिरकार ऐसा अब होने के बाद राजेश वहां रुकना भी नहीं चाहता था। आखिरकार दिग्विजय की वैसी लाश को इकट्ठा करके उसका अंतिम संस्कार किया गया और अगले दिन राजेश वहां से निकलने वाला था। लेकिन उससे पहले उसे जानना था कि वो आदमी कौन था। तब सुमन ने पूरी बात बताई। उसने कहा, हमारे गांव में काफी साल पहले कहीं से एक पागल आदमी आ गया था जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था और ना ही किसी से कुछ मांग कर खाया करता था। कभी कभार अगर उसका मन होता तो वो मांगता, वरना अगर आप उसे खाने पीने की चीजें खुद ले जाकर दो तो उसे लेकर बस वो खा लिया करता था। लोगों को उससे कोई तकलीफ तो नहीं थी, लेकिन कोई उसे पसंद भी नहीं करता था। आखिरकार एक दिन वो एक तालाब के पास ज़्यादातर बैठा करता था। उसी तालाब में गांव के एक बच्चे की लाश मिली। गांव वालों ने शायद इसे मौका बना लिया और उस पागल को ये बोल बोल कर इतना मारा कि उसने ही उस बच्चे को उस तालाब में धक्का देकर डुबाकर मार दिया है। वो बार बार बोलता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा किए बिना उसे बहुत मारा, बुरी तरह से घायल कर दिया और आखिरकार उसकी जान ले ली। उसी के बाद से उसकी आत्मा का प्रकोप इस गांव पर बरसने लगा। वो हर बार किसी न किसी को ढूंढता और ढूंढ कर मारा करता था, जिसके वजह से हम सब ने अपने अपने घर के आगे भले ही 2 इंच की बाउंड्री लाइन हो, लेकिन तुम यहाँ नोटिस करोगे कि हर घर के आगे बाउंड्री है। वो इसलिए है क्योंकि उसी बाउंड्री से हम सब ने अपने अपने घर को एक सुरक्षा घेरा में बांध रखा है। तुम जब तक इस बाउंड्री के अंदर रहोगे वो आत्मा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर जाते ही तुम्हारा सुरक्षा घेरा खत्म हो जाता है और तब तुम उस पागल का शिकार बन जाते हो। इसीलिए मैंने तुम लोगों को मना भी किया था। अब सब कुछ जानने के बाद भी राजेश
और ना ही सुमन। कोई कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार राजेश अपने घर वापस आ गया और उसने इस सदमे से उभरने के लिए बहुत लंबा समय लिया। आखिरकार वो काफ़ी लंबे समय के बाद नॉर्मल हुआ, लेकिन आज भी उसे अपने इस एक गलती का एहसास है, जिसकी वजह से उसे जो भी बुरी आदतें लगी थीं, उसने वो सारी बुरी आदतें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। और कहते हैं आज भी उस गांव में वो पागल वैसे ही घूमता है, लोगों को ढूंढ कर मारने के इंतज़ार में। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा एल्गोरिदम भी मजबूत होता है, जिससे आप मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन देंगे और मैं इससे भी और बेहतर कहानियाँ आपके लिए ला पाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।